एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब चर्चा करेंगे तो हमें कुल 3 तरह के स्ट्रक्चरों को पढ़ना है और तीनों गलत हैं, क्योंकि जो नया स्ट्रक्चर आया है मॉडर्न स्ट्रक्चर, वो मॉडर्न स्ट्रक्चर क्वांटम मैकेनिक्स पे है और क्वांटम मैकेनिक्स तुम लोग के औकात के बाहर है। ठीक है, तो उधर हम लोग नहीं जाते हैं। तो जो हमको पढ़ना है, जे थॉमसन को पढ़ना है। दूसरा किसे पढ़ना है रे? रदरफोर्ड को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और तीसरे भाई साहब जो हैं वो हैं नील्स बोर। ये 3 भाई साहबों के स्ट्रक्चर को पढ़ने हमें। तो हमको 2 चीजों पे बड़ा ध्यान देना है कि इनका स्ट्रक्चर था कैसा, ठीक, और इसमें कमी क्या थी जो नए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। हमको कुल मिला के यही 2 बातें पढ़नी थी। जे थॉमसन का स्ट्रक्चर कैसा था और ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जे थॉमसन की स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आ गई और हमें एक नए स्ट्रक्चर को ढूंढना पड़ा। समझ में आई बात? फिर रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा था, और फिर रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर में कौन सी ऐसी कमी आ गई कि हमको नील्स बोर के बारे में सोचना पड़ा। और नील्स बोर की कमी क्या थी जो कि मॉडर्न के तरफ हमको झुका के ले गया। अब मॉडर्न क्या है ये तुम्हारे औकात के बाहर है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? हेलो? हाँ। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला तो ये पढ़ना कि स्ट्रक्चर था कैसा, और दूसरा ये पढ़ना कि उस स्ट्रक्चर में कमी क्या थी कि नई स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ गई। ठीक है ना? कोई डाउट? हाँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? थॉमसन अंकल का। जे थॉमसन साहब ने क्या कहा था, ध्यान से ध्यान चैप्टर दो। का नाम क्या है? क्या बेटा? क्या बोला? चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। जे थॉमसन अंकल ने क्या कहा था? जे थॉमसन अंकल ने कहा था कि एटम जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 तरह के इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं। नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एटम का नेट चार्ज 0 होता है। बात में ही। और इनके स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मेलन स्ट्रक्चर। मेलन माने वाटरमेलन। ठीक है, तरबूज। वाटरमेलन क्या बोलते हो? बाड़िम की काड़िम क्या बोलते हो वाटरमेलन को? वही बोलते हैं जो आप बोले वही। किलिंगड़। किलिंगड़ कलिंगड़ 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 बोलते हैं वाटरमेलन को। हाँ। ठीक है, हमारे यहाँ तरबूज बोलते हैं। तो वाटरमेलन स्ट्रक्चर, वाटरमेलन स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन में छिपा है। तो उन्होंने कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, नेट चार्ज 0 होता है क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। और उन्होंने कहा क्या था, ये जो कलिंगड़ का लाल वाला माल मटेरियल है, फ्लैशी पार्ट जिसे हम लोग खाते हैं, वो ऑल आर पॉजिटिव चार्ज। और इसके बीच बीच में बीज की तरह, किसकी तरह? बीज की तरह चारों तरफ
नेगेटिव चार्ज बिखरा पड़ा है। कुछ ऐसे एज अ सीड्स, जैसे कि उस कलिंगड़ के बीच बीच में काले रंग का बिया होता है, तो काले रंग का बिया इज आर नेगेटिव चार्ज। ये तो बड़ा शोर हो रहा है यार, पढ़ाना मुश्किल होगा। एक काम करो, पर्दा गिरा दो, पर्दा गिरा दो, पर्दा साउंड एब्जॉर्ब करता है। कुछ कम हुआ? बात सुनाई कि नहीं बेटा? हाँ ये रहा जे थॉमसन का स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर बड़ा जिंदाबाद रहा, बहुत सही चला, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस स्ट्रक्चर में कुछ कमियां आई आगे चल के, ठीक है। तो ये है जे थॉमसन का मेलन स्ट्रक्चर, याद रखना, लिख लो। हो गया बेटा? हाँ अब दूसरे अंकल आते हैं, रदरफोर्ड अंकल। और रदरफोर्ड ने एक गोल्ड लीफ फॉयल एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, जिस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? गोल्ड लीफ फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो पहले ये समझते कि गोल्ड लीफ फॉयल, लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती, और फॉयल का मतलब होता है पतला चादर। तो उन्होंने सोने का एक पतला चादर बनाया। अब सवाल यह है कि उन्होंने सोना ही क्यों यूज करा, लोहा क्यों नहीं यूज करा? पता है ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। मैलिएबल समझते हो? मैलिएबल हाँ। क्या होता है? विच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट। तो उन्होंने गोल्ड इसलिए यूज करा कि गोल्ड को इतना पतला शीट बनाया जा सकता है, तुम नहीं विश्वास करोगे, 10⁻21 मीटर तक इसको थिकनेस दी जा सकती है, इतना पतला बनाया जा सकता है कि जो कि आंखों से साफ दिखे भी ना, इतना पतला शीट, ट्रांसपेरेंट शीट लगने लगेगा तुमको, इतना पतला बना दिया जाएगा पीछ पीछ के। समझ में आई बात? तो गोल्ड लीफ का इन्होंने यूज करा क्योंकि गोल्ड लीफ परफेक्ट, बहुत ही पतला शीट बनाया जा सकता है गोल्ड के साथ। खैर, ये हमारा काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। काम का इंफॉर्मेशन है कि गोल्ड लीफ फॉयल एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था बेसिकली। तो गोल्ड फ्लीट लीफ फॉयल में उन्होंने एक लोहे, एक चादर लिया, कुछ इस तरह का एक चादर लिया, और वो जो चादर रहा, ये चादर जो है गोल्ड का है, गोल्ड फॉयल है ये, जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और इसके ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट कराए, है ना। इसके ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट कराए, कुछ यूं, ठीक है।
कुछ यूं अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? तो इन्होंने इस तरह से अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट कराया तो उन्होंने देखा क्या कि कुछ ऐसे थे जो कि रिफ्लेक्ट कर गए कुछ एंगल के साथ, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो रिफ्लेक्ट कर गए कुछ एंगल के साथ, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि अनडेविएटेड सीधा चले गए, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो जिस रास्ते आए उसी रास्ते लौट गए। समझ में आई बात कि नहीं? और कुछ ऐसे भी थे जिनमें डेविएशन लगभग लगभग नाम मात्र की हुई। ठीक है, कुछ ऐसे डेविएशन तो हुई लेकिन लगभग लगभग नाम मात्र की। ठीक है, और कुछ सीधे निकल गए। तो इस वाले में देखो डेविएशन लगभग लगभग नाम मात्र की हुई है। ठीक, ये वाला तकरीबन सीधा निकल गया। कुछ इस तरह से उनका एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन आया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। क्या होता है अल्फा पार्टिकल रे? अल्फा पार्टिकल होता है He2+। ठीक है, तो उन्होंने देखा क्या कि तकरीबन तकरीबन 0.1% जो है 0.1% जो है वो 180 डिग्री रिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, कितना? 180 डिग्री। और तकरीबन तकरीबन 8% जो है वो कितना रिफ्लेक्शन कर रहे हैं भाई? तकरीबन तकरीबन 8% जो है वो 180 से लेके 10 डिग्री तक, इनका जो 8% का डिफ्लेक्शन जो है वो तकरीबन तकरीबन तुमको 120 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक के बीच की है। और जो रेस्ट है वो अनडेविएटेड निकल जा रहे हैं। जो रेस्ट है वो कैसे निकल जा रहे हैं बेटा? अनडेविएटेड। याद रखना। है? हाँ, गड़बड़ हो गया। ठीक है, नोट कर लो।
नोट कर लिए बेटा? हाँ। तो तुम लोग इसमें देख सकते हो कि जो इस डार्क स्पॉट के पास है, एकदम डार्क स्पॉट के लाइन पे, उसमें 180 डिग्री का डेविएशन है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ। अच्छा, और डार्क स्पॉट से जितना ही दूर हम जा रहे हैं वो तकरीबन तकरीबन सीधा निकल जा रहा है। ये देखो, ये थोड़ा डार्क स्पॉट के नजदीक है तो ये ज्यादा घूमा, ये एकदम डार्क स्पॉट के लाइन में है तो ये पूरा 180 डिग्री घूम गया। ये 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा पे घूमा है। ये देखो, ये थोड़ी और दूरी पे है तो ये थोड़ा सा घूमा है, यानी ये 0 से 30 डिग्री के बीच में घूमा है। और ये देखो, ये तकरीबन तकरीबन सीधा चला गया। ठीक, अल्फा बाई नेचर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यही गोल्डलिफ एक्सपॉयल एक्सपेरिमेंट से इनसे कंक्लूजन क्या निकाला? इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि the center of the atom is positively charged. ठीक है? The center of the atom is positively charged, है ना? And named as nucleus. ठीक, तो जे थॉमसन तो यही गलती हो गए। जे थॉमसन क्या कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पूरे सिस्टम में फैला हुआ है, और रदरफोर्ड ने क्या कह दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज वो सेंटर पे लोकेटेड है, और उसको क्या नाम दे दिया गया? न्यूक्लियस। बात सुनी? तो उन्होंने कैसे इस बात को समझा कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है? क्योंकि अल्फा भी एक पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रेपेल हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये निश्चित तौर पे पॉजिटिव चार्ज ही होएगा। और कोई चार्ज अगर ये होता तो ये डेविएशन अंदर को आते, सारे बाहर को नहीं जाते, दूर को बाहर को नहीं भागते। नहीं बात समझ में आई? कोई डाउट? हेलो? हाँ आई। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि सेंटर में ऑब्वियसली जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। पूरा एटम खोखला होता है। ठीक है? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ठीक है? तीसरी बात उन्होंने क्या कही थी? तीसरी बात उन्होंने क्या कही थी, बोलो? उन्होंने ये कहा था कि द वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 to the power 6 times larger than the volume of nucleus। ठीक है? बस में, यानी कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये पूरा का पूरा एटम है, और इसका वॉल्यूम इससे 10 to the power 6 यानी 10 लाख गुना बड़ा होगा। तो सोचो ये कितना बड़ा होल एम्प्टी होगा और कितना छोटा न्यूक्लियस होएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं सबको? हाँ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने तीसरी बात क्या कही थी? द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड न्यूक्लियस
सिमिलर टू सोलर सिस्टम, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस सिमिलर टू सोलर सिस्टम, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर था कुछ यूं स्ट्रक्चर था। ठीक है, और काले से इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं हम। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे, और यहां सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। सेंट्रली लोकेटेड कौन है? न्यूक्लियस। बात सुन आई? और ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, तो एटम के न्यूट्रल होने का मतलब ही हो गया क्या? एटम के न्यूट्रल होने का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, ठीक है। इतनी सारी बातें उन्होंने दी थी, किसने? रदरफोर्ड, ठीक है। और उन्होंने कहा था, यहां तक हो गया बेटा? जल्दी करो। इसके अलावा उन्होंने दो शब्दों का और प्रयोग किया था, बता देते हैं, जल्दी करो। उन दोनों शब्दों का नाम बता देते हैं, जल्दी करो तो आगे बताएं। यहां तक नोट कर लिया? हाँ। इसके अलावा उन्होंने दो बातें और कही थी। कौन कौन सी बातें कही थी बता दें। एक, इम्पैक्ट पैरामीटर, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। ठीक है, इन्होंने दो बातें कही थी, कौन कौन सी? इम्पैक्ट पैरामीटर की और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर जो है इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक्सप्रेशन को जान लेना और एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और एक्सप्रेशन भी एनसीईआरटी में नहीं, ये भी तुमको बता दे, बस एक्सरसाइज के एडिशनल में एक्सप्रेशन दे के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको हम समझाते हैं, समझ ले। सबसे पहली बात कि अगर ये कोई पार्टिकल ये जाता है और कुछ यूं डेविएट हो गया, कुछ यूं डेविएट हो गया, ठीक है, और ये एंगल इसका अल्फा है, ठीक है ना, पार्टिकल यूं आया और यूं डेविएट हो गया, ठीक है, कुछ यूं, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि एंगुलर डेविएशन, तो आप क्या लिखेंगे? पहले ये बताइए, एंगुलर डेविएशन क्या लिखेंगे बताइए? पाई माइनस अल्फा। एब्सोल्युटली राइट, एंगुलर डेविएशन इसका बनेगा पाई माइनस अल्फा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये जा कैसे रहा था, ये जा ऐसे रहा था, तो इसी लाइन को फर्दर एक्सीड कर देना है, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था बेटा, समझ में आई बात? लेकिन किन्हीं कारणोंवश ये घूम गया, और जब ये घूम गया तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था और ये इसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर था, तो इसका ये जो घुमाव हुआ
ये हुआ मेरा एंगुलर डेविएशन, दैट इज पाई माइनस अल्फा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज आवर एंगुलर डेविएशन थीटा, दिस इज आवर थीटा। ओके, तो एंगुलर डेविएशन इसका थीटा होगा। ये बता दिया हमने, क्यों बताया इसके बारे में भी बताएंगे। इरेज करें इसे, ये कभी भूलोगे, ये हमेशा अपने जहन में बिठा लेना, ये एंगल कभी एंगुलर डेविएशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब तो कहता क्या है, समझ लिया जाए कि ये कोई न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की सेंटर लाइन है, ठीक है। और यहां से कोई अल्फा जाता है, तो अल्फा क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन अनुभव करेगा, और ये इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन अनुभव करने के बाद ये कुछ यूं डेविएट हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। और ये कितना डेविएट होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा भाई, ये इस बात पर डिपेंड करेगा ठीक है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है। तो न्यूक्लियस से दूरी पे इसको हमने मान लिया बी, बात समझ कि नहीं, इसको हमने कितना मान लिया, बी। और इसी बी को कहते हैं क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। दिस बी इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। यानी कि ये अल्फा जो बम्बार्डिंग अल्फा है उस पे एंगुलर डेविएशन का प्रभाव कितना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है किस पे, बी पे। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कितने का होगा भाई, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट कितनी होगी, जेड होगी। दिस इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस, जहां जेड क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, कोई डाउट? तो इंपैक्ट पैरामीटर का एक्सप्रेशन लिख लीजिए आप लोग, B इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेर डॉट अल्फा, अल्फा मतलब चार्ज ऑन अल्फा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी नॉट का स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ये हमारा वी नॉट से आगे बढ़ रहा है, डॉट कॉट थीटा बाई 2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर impact parameter, write it। यहां तक समझ आई बात? हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो यार, बोलते नहीं हो यार तुम लोगों को, यही चिढ़ाता है। आगे बढ़े, अब इसको कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बाद में देखा जाएगा, पहले इंपैक्ट पैरामीटर समझ लिया जाए। अब मेरी बात सुनो, ये इसी रास्ते जाए और इसी रास्ते लौट आए, अल्फा भी एंगल है ना? ना 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 बेटा, अल्फा की जगह 2 लिख लो, अल्फा की जगह 2 लिख लो, क्योंकि 2e प्लस होता है ना ये,
ये क्या होता है 2e प्लस होता है ना बेटा, एक ई और एक ई, तो ई स्क्वायर हो गया, ये जेड हो गया, ये 2 हो गया, रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच का। तो इसको 2 लिख लो, है ना, ज्यादा बेहतर होगा। दिस विल बी 2, यही प्रोटॉन होगा तो 1 हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखो, ये इसी रास्ते जाए इसी रास्ते आए, ये हमारा केस 1 है, ये केस 1 है, इसी रास्ते जाए और इसी रास्ते आए, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलो। केस 1 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट केस 1। 180 180 हो गई, है ना, और बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए ना। इंपैक्ट पैरामीटर इसी पे जब अल्फा पार्टिकल होएगा ना बेटा, हाँ तो बी की वैल्यू 0 हो गई। तो ये एक्सप्रेशन को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वेल एंड गुड। तो b इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम दिस इज टू बी अ कांस्टेंट k, दिस होल इज टू बी अ कांस्टेंट k, cot 180 by 2, cot 180 कितना हो गया, cot 90, और cot 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 0। तो आ गया कि नहीं 0, क्यों भाई, क्लियर है। हाँ ये तुम्हारा केस 2 है, और एक हम केस 3 बनाते हैं, एक हम केस 3 बनाते हैं, ये मेरा केस 3 है। केस 3 में ये अनडेविएटेड आगे निकल गया, ये केस 3 है जिसमें अल्फा मेरा अनडेविएटेड आगे निकल गया। तो केस 3 के लिए मेरा बी कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए, यानी कि ये न्यूक्लियस से काफी दूर हो, इतना दूर हो कि उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ना लगे, बात समझी। तो बी इज इक्वल टू के कॉट, यहां डेविएशन कितने डिग्री का हुआ, 0 डिग्री बाई 2, तो कितना हुआ के डॉट कॉट 0, और कॉट 0 की वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस से इतना दूर है कि उस पर किसी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा। अब समझ में आ गई इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब। हेलो हेलो, हाँ नोट कर लो जल्दी। कौन है बेटा, धन्यवाद साहब, एक और हमको पिला दीजिए, जल्दी करो, हम आ रहे हैं, जस्ट कमिंग। हेलो, हो गया, एंगल अल्फा नहीं है पागल, अल्फा पार्टिकल है। हो गया बेटा,
जल्दी बोलो, हाँ तो हम आगे बढ़े। हेलो, हाँ। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हम लोग। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अगला हेडिंग दीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को भी समझ ही लेते हैं। करना क्या है, ये मेरा न्यूक्लियस है, लाल लकीर आंखों को बड़ी चुभती है, लाल रंग, ठीक है। और ये जो है, ये मेरा अल्फा है, मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। और क्या होगा कि ये एक निश्चित दूरी आने के बाद, कहीं निश्चित दूरी तक आने के बाद यहाँ पे ये रेस्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या आएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, और फिर यहां से ये इधर को रेपल होगा। बात नहीं समझ में आई? तो ये जो हमारा दूरी है x, दिस x इज टर्म्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आई बात? कोई डाउट? समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकाला जाएगा, इसका बहुत तामझाम नहीं, एक छोटा सा तरीका समझाते हैं। बस मेरे सवाल का धक्का-धक जवाब देते रहना। ये अल्फा पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से आ रहा है कहीं दूरी से, और आते 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 कहीं इन्फिनाइट से आ रहा है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू इन्फिनाइट से आ रहा है, ठीक है। और आते आते यहाँ पे क्यों रेस्ट पे आ गया? वो रिपल्सिव फोर्स के कारण। यहाँ रिपल्सिव फोर्स कौन दे रहा है? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक। थोड़ा अच्छा भाषा का यूज करते हैं हम लोग, है ना। जैसे तुम प्रथमेश हो, और थोड़ा सा अच्छा भाषा का यूज कर तो प्रथमेश, और थोड़ा सा रफ लैंग्वेज का यूज कर तो प्रथमया, यही बोलते हैं ना मराठी में, प्रत्या। प्रत्या। तो रफ नहीं, अच्छे लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इसको रेस्ट पे लाने वाला कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू एब्सोल्युटली राइट। न्यूक्लियस। हाँ, तो बहुत बढ़िया बोल दिया तुमने। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बाय नेचर कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव होता है। तो क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी? जगह। तो टोटल एनर्जी शुरू में इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अंत में। तो टोटल एनर्जी x इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे, टोटल एनर्जी x इज इक्वल टू d मान लेते हैं, d लिख देते हैं, अच्छा लगेगा d लिखने में, है ना। डिस्टेंस से d से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्यों भाई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m ऑफ अल्फा डॉट v नॉट का स्क्वायर प्लस jd डॉट 2e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनाइट। ये क्या हुआ पता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नहीं समझ में आई बात बेटा? हेलो, हाँ भाई। इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी काहे आहे? जीरो है। जीरो आहे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जेडी डॉट 2e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। कोई डाउट? तो 1/2 m अल्फा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ZE स्क्वायर। अब समझ में आया ना वहां 2 क्यों लिखा गया था?
पीछे वाले केस में ये नहीं, यहाँ पे नहीं, वो कहा गया यार, डिलीट मार दिया क्या हमने सब? नहीं, हाँ यहाँ पे ये 2 क्यों लिखा गया था, समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो हेलो, बोलो यार, यहाँ पे 2 लिखने का कारण समझ में आया ना? 2z² कहां से आया? तो 2z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। तो ये और ये सारे कैंसिल। तो d इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच z² अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट पाई m अल्फा डॉट v0²। सही अरेंज करा है ना? कुछ गलत अरेंज हो गया है? प्रथमेश ध्यान से देना जरा। हेलो, सही। चलो जल्दी करो। हो गया बेटा? कोई डाउट? टाइम हो गया। वो तो हमें पता है। या तो कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए। हाँ, पाठक, तुमने जो क्वेश्चन भेजा था उसको डिस्कस करना है कि वो तुमसे हो गया? बोल भाई। पाठक नहीं है। भाग गया क्या आज फिर? पाठक नहीं है। फिर भाग गया ना? कल याद दिलाता हूँ। कल फिर याद दिलाना। चलो फिर हाँ, आज के लिए धन्यवाद। ओके, चलो हम लीव करें। हाँ। चलो, थैंक यू।